ध्यान देखना, अब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, अब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। मैंने उसमें बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी में ना वो होता है डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त वेयर द इनकम इज जनरेटेड, हु जनरेटेड द इनकम इज इमटेरियल। लेकिन हु तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं करा कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, सुनने पे ध्यान देंगे। नॉर्मल रेजिडेंट्स कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन 1 year. The income may have been generated within the domestic territory or abroad, तो ध्यान से देखेंगे, जो एक्सप्लेनेशन लिखवाई थी उससे रिलेटेड ध्यान से देखेंगे। while estimating national income, while estimating national income, who generated the income is taken into consideration. Who generated the income is taken into consideration. If generated by residents of a country, included in national income. If generated by non-residents, not included in national income. If generated by non-residents, where the income is generated is immaterial. Where the income is generated is immaterial. It may have been generated by, it may have been generated within the domestic territory or outside the domestic territory. मतलब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसने, हु जनरेटेड द इनकम विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या रेजिडेंट्स ने कमाए तो इंक्लूडेड, कहां कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम माइट हैव बीन जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड, बट ये कब? जब आपको ये कैलकुलेट करना है कि नेशनल इनकम कितनी है। नेशनल इनकम मतलब रेजिडेंट ने कमाए, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉन रेजिडेंट ने कमाए, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो रेजिडेंट कौन है, ये है डेफिनेशन। अब काम की बात आएगी कि किसको बोलते हैं रेजिडेंट। अब ध्यान से देखना, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस एक होता है इंसान, एक होती है कंपनी। तो कैसे पता चलेगा कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है? ध्यान से सुनेंगे। अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? कंपनीज, normal companies, profit making companies. It may be an individual or a company who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest lies in that country. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कीवर्ड है यहाँ पे। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है आपका? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है कि इवेंचुअली आप कहाँ पे कंजम्पशन करेंगे, कहाँ पे आप रह रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट ना दो पार्ट्स में स्टडी करना चाहिए, एक इंडिविजुअल्स के हिसाब से, एक कंपनीज के हिसाब से। कंपनीज का तो बहुत आसान है, कंपनीज के लिए ना बहुत ही आसान है। फॉर कंपनीज
सिर्फ एक क्राइटेरिया हेड ऑफिस का है। हेड ऑफिस विल डिटरमिन देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। सबसे सिंपल है हेड ऑफिस। और हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है कि नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। अ जापानीज कंपनी, इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? जापान में। बात समझ आई? अ कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया ओन्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? तो नॉन रेजिडेंट है तो मतलब कि फॉरेन कंपनी हो गई, ठीक है ना। इम्प्लाइड, जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इंडियन कंपनी है, हम अज्यूम करेंगे कि फॉरेन कंपनी है। एसबीआई, की ब्रांच है लंदन में, तो वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट? एसबीआई की ब्रांच है लंदन में, तो मैं कह रहा हूं एसबीआई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? श्योर? नॉट श्योर। रेजिडेंट, रेजिडेंट, रेजिडेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया में, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। तो क्वेश्चन है कि क्या वो जो ब्रांच है लंदन में वो रेजिडेंट इंडिया की मानी जाएगी? मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी के केस में क्या देखते हैं, उनका हेड ऑफिस का है। हल्दीराम्स की ब्रांच है कनाडा में, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का? हल्दीराम्स एक इंडियन कंपनी है। तो इसीलिए जब हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है हु इज जनरेटिंग द इनकम, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो रेजिडेंट है? कंपनीज का केस तो बड़ा सिंपल है ना, उनका हेड ऑफिस जहां पे है ना वो वहां के रेजिडेंट है। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल्स पे, वो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इंसान, इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स के लिए क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पीरियड ऑफ स्टे। पीरियड ऑफ स्टे ध्यान से देखना, पीरियड ऑफ स्टे। इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर इन अ कंट्री, तो आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, तो आप वहां के रेजिडेंट मान लिए जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक्सेप्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हो तो चाहे आप 2 साल हो 3 साल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन, तो टूरिज्म तो देखो नॉर्मली 1 साल से ज्यादा वीजा मिलता ही नहीं है, ऐसा कि आप नॉन स्टॉप रह रहे हैं सर मेरा 10 साल का वीजा यूएस का, अरे वो वीजा का जो आपका ट्रैवल का स्टे है ना वो नहीं होता 10 साल, ठीक है ना। पॉइंट इज टूरिज्म, एजुकेशन और मेडिकल रीजन से अगर आप फॉरेन कंट्री में गए हो एंड इवन इफ योर पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, तो आप वहां के रेजिडेंट नहीं मान लिए जाओगे। लेकिन अगर आप वहां जॉब करने गए थे 1 साल से ज्यादा, तो आप वहां का रेजिडेंट मान लिए जाओगे। लेकिन अगर मैं गया यूएस 3 महीने के लिए, मैं वहां पे कोई प्रोजेक्ट करके वापस आ गया, तो उन 3 महीने के लिए भी क्या मैं वहां का रेजिडेंट माना जाऊंगा? मिथिला? रॉन्ग। पीरियड ऑफ स्टे हैज टू बी मोर देन 1 ईयर। अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर होगा ना तो माना जाऊंगा। लॉजिक समझ आया? पीरियड ऑफ स्टे हैज टू बी मोर देन 1 ईयर। इंसानों के केस में पीरियड ऑफ स्टे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप कोर्स करने गए, आप पढ़ने गए, आप पढ़ने के लिए गए, ग्रेजुएशन करने गए, 3 साल का कोर्स आपने वहां पे किया, तो फॉर दोज 3 इयर्स क्या आप वहां का रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, नहीं माने जाओगे। अगर आप वहां पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो 3 साल आप कर रहे थे वहां पे पार्ट टाइम जॉब, इट इज मोर देन 1 ईयर। इंक्लूडेड आप रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे फॉरेन कंट्री के? अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो 3 साल यूएस में, तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? यूएस के रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? नो। गुड आंसर। आप गए किस लिए थे? एजुकेशन। आप किस लिए गए थे? एजुकेशन। तो अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए गए हो, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मानिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है मैं वहीं पे ही इनकम जनरेट कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ, और मैं बस वहीं रह रहा हूँ। आप रह नहीं रहे, आप पढ़ने गए हो। सर रह तो रहा हूँ ना, मैं कौन सा वापस घर आ रहा हूँ? पर्पस was not generation of income, sir. It is eventually during that period education के लिए गए हो तो नहीं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things: the resident lives or is located within the domestic territory, कि मतलब आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहां पे है तो आप वहीं पे रह रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो। The resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location. Following are not included under the category of normal residents. कि टूरिस्ट आए हैं बाहर से, टूरिस्ट आए हैं, अभी लूंगा बेटा डाउट, पहले बता दूं फिर एक साथ डाउट। टूरिस्ट आए हैं बाहर से, ट्रैवल कर रहे हैं लेस देन 1 ईयर, नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? टूरिस्ट जहां के हैं वहीं के। फॉरेन स्टाफ, एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडियन एम्बेसी है बाहर, तो वहां पे जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, मिलिट्री स्टाफ है, वो फॉरेन कंट्री में है लेकिन इंडिया का है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। अब ध्यान से देखना, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। फॉरेन स्टाफ, कौन सा? फॉरेन, यूएस एम्बेसी है, यूएस का एम्बेसडर इंडिया में, इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। यूएस का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, वहां पे जो मिलिट्री स्टाफ है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्शंस हैं, चाहे उनका पीरियड ऑफ स्टे जो मर्जी हो। बट अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी कंपनी, अब जैसे स्कूल है, मैंने टीचर बुलाया स्पेनिश पढ़ाने के लिए, स्पेनिश टीचर है और 1 साल से ज्यादा यहाँ पे है, स्पेनिश टीचर है, स्पेनिश स्पेन से ही आई है, स्पेनिश भी पढ़ाती है और स्पेन से आई है, वो यहाँ का रेजिडेंट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, मानी जाएगी। इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, धीरे धीरे डिस्कशन में आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो जहां पे उनका हेड ऑफिस है वो वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फिर वहां पे पीरियड ऑफ स्टे आ जाएगा, वो धीरे धीरे आपको एक्सेप्शन पता चल जाएंगी। एम्बेसीज में पीरियड ऑफ स्टे इज इमैटेरियल, ठीक है ना, वो तो इंडियन रेजिडेंट माने ही नहीं जा सकते, डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, वो जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री के हैं। बट कंपनीज में जो काम कर रहे हैं वहां पे पीरियड ऑफ स्टे will play an important role. Crew members of foreign vessels, commercial travel, शिप आई, फॉरेन शिप आई, सामान छोड़ा चली गई, तो क्रू है यहाँ पे, क्रू आया, क्या उसका पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर होगा? वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप रहते हो बॉर्डर पे, ठीक है ना, आप बॉर्डर पे रहते हो और रोज बॉर्डर क्रॉस करते हो और काम करने जाते हो नेपाल। काम करने कहाँ जाते हो? नेपाल। रोज सुबह जाते हो, पूरा दिन काम करते हो और शाम को वापस आ जाते हो। इनकम कहाँ जनरेट हो रही है? इंडिया में या नेपाल में? नेपाल में एक स्कूल है, आप वहां पढ़ाते हो। आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप नेपाल जाते हो वॉकिंग, और पढ़ा के वापस आ जाते हो वॉकिंग। आप किसी और तरीके से जा रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेली आप नेपाल जा रहे हो, वहां पे आप इनकम जनरेट करते हो और वापस आ जाते हो। ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। तो आप कहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे, इंडिया के या नेपाल के? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट, आप कहाँ के रेजिडेंट माने जाओगे?
वाई? बी लाउड। डेली। 1 ईयर तो बहुत बड़ा है, बट इनकम जनरेट कहाँ हो रही है? इनकम जनरेट इंडिया में हो रही है, तो आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? हो सकता है। ये तो डेली जा रहा है, क्या माने जाएंगे? नेपाल के रेजिडेंट माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे? क्या माने जाएंगे? मेरे को ये बताओ, इंडिया के रेजिडेंट। कहीं आप बोलो कि 1 मिनट सर ये तो आपने कंट्री चेंज कर दी। क्वेश्चन था इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं? तुम हाँ ना बोल के बाद में बोल दो मैं तो उस कंट्री की बात कर। क्वेश्चन है इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे कि नहीं? नॉट श्योर। यस जी, आप बताए कुछ। यस। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सिर्फ जनरेशन ऑफ इनकम नहीं आता, carries out the basic economic activities of earning, spending, accumulation। रह तो इंडिया में रहे हो, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका इंडिया में है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। तो बॉर्डर वर्कर्स who live near the international border and cross the border on a regular basis, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work। तो अगर एक इंडियन रेजिडेंट रोज बॉर्डर पार करके नेपाल जा रहा है और वापस आ रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाए। ओके, आराम से ये कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, प्लीज अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे ही कंटिन्यूशन होगा। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सुनेंगे प्लीज ध्यान से। आप नॉन रेजिडेंट हो सकते हो बट फिर भी इंडियन सिटीजन हो गए, ऐसा हो सकता है। सिटीजनशिप बिल्कुल अलग चीज है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस यूज होता है। तो यूएस में हो, एनआरआई हो, बट जरूरी नहीं कि यूएस सिटीजन हो। सिटीजनशिप कुछ और क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही मिलती, बट ठीक है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा। आपके लिए काम का नहीं है, आपके लिए बस वो वन लाइनर मीनिंग वाइज पता होना चाहिए। आपके लिए काम का क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है कि नहीं? नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं? तो वाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, तो हमें देखना है हु जनरेटेड द इनकम, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कौन है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। कंपनीज के केस में जहां पे उनका हेड ऑफिस है वो तो बहुत आसान है, अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ।